वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 विषय हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आज का ये हमारा पहला ही वीडियो होने वाला है और सर्वोत्कृष्ट 20 प्रश्न हम देखने वाले हैं दोस्तों। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो ही नहीं दोस्तों, ये चैनल आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि जिस प्रकार से 2025 की परीक्षा में हिंदी का जो रिजल्ट रहा है दोस्तों 22% रहा है पेपर 2 का, और पेपर 1 का 17% रिजल्ट रहा है दोस्तों। महाटेट की हम बात करेंगे, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा की हम बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले 2 मिनट में आपके लेना चाहूंगा दोस्तों, और आपको कहूंगा कि अगर आप भाषा 1 हिंदी लेते हैं, भाषा 2 मराठी लेते हैं दोस्तों, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, तो आपका पूरा का पूरा पेपर जो है वो मराठी में ही आता है। सिर्फ आपको इंग्लिश की जगह पर हिंदी भाषा का ऑप्शन वहां पर दिया जाता है दोस्तों, और परीक्षा में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि आप 100% यहां से परीक्षा को क्वालिफाइड कर जाएंगे, पास कर जाएंगे दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा परफॉर्मेंस रहा है। और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए संपूर्ण महाराष्ट्र में एकमेव ऐसा चैनल है दोस्तों जहां पर आपको हिंदी में 30 में से 25-26 यहां तक कि 30 में से 30 नंबर भी दिलाने की गारंटी लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे 28 से 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लास्ट ईयर की परीक्षा में 30 में से 30 नंबर मिले हैं दोस्तों, और 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 30 में से 28 नंबर मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हिंदी का जो पेपर है वो हमारे चैनल के बाहर नहीं जाएगा। पास होने का सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं कि भाषा 1 हिंदी ले लो, भाषा 2 मराठी ले लो दोस्तों, पूरा पेपर मराठी में आएगा, सेम पेपर रहेगा, किसी प्रकार की कोई तकलीफ आपको परीक्षा में नहीं होगी दोस्तों, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हिंदी में आप वैसे भी 25 नंबर यहां पर क्या है क्रॉस करोगे इस बार। मैं आपको बता रहा हूं 25 तो आपके हिंदी में आपने फिक्स समझकर चलना है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप अभी हासिल कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 के लिए आपको हमारे सभी वीडियोस जो है वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए यहां पर जो एक एक प्रश्न होने वाला है दोस्तों वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और इतनी प्रैक्टिस करा के दूंगा कि एक भी बच्चा जो है वो हिंदी में तो कम से कम फेल नहीं होगा दोस्तों, गारंटी देता हूं इस बात की। तो देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं आता है बघा, संयुक्त व्यंजन कोणता नाही, अशा प्रकारे हा प्रश्न विचारलेला आहे। आणि सेम प्रश्न तुम्हाला मराठी भाषेमध्ये सुद्धा विचारले जातात, परंतु त्या ठिकाणी फक्त मराठी भाषेचा वापर केला जातो आणि हिंदीमध्ये हिंदी भाषेचा वापर केला जातो। व्याकरण ग्रामर जवळपास म्हणजे 70-75% हिंदी आणि मराठी सेम असणार आहे। तो देखिए संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। अब आपको पता है कि तो से रो बनता है, तो प्लस रो ये त्रो हो गया। यो यहां पर क्या है संयुक्त व्यंजन नहीं है, मतलब हमारा सही आंसर क्या होगा यो होगा, क्योंकि ये क्या है अंतस्थ व्यंजन है। बताऊंगा उसके बारे में। को किस तरीके से बनता है तो को प्लस शो से बनता है, ठीक है। उसके बाद ग्यो किस तरीके से बनता है तो ग्यो प्लस यो से बनता है। तो आपको पता है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है तो यो नहीं है, सिंपल सी बात थी। मतलब हमारा विकल्प बी जो रहेगा दोस्तों वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका स्पष्टीकरण थोड़ा देख लेंगे। जो पीले वाला स्पष्टीकरण आपकी स्क्रीन पर आपको दिखता है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिए गए विकल्पों में विकल्प बी संयुक्त व्यंजन नहीं है, ओके। अपूर्ति अंतस्थ व्यंजन है, य र ल वो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, बताऊंगा उसके बारे में। अभी फिलहाल हम संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं तो आपके क्ष होते हैं, त्र श्रो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। बात यहां पर क्लियर हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 2। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर वो किस प्रकार से पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि जिनका उच्चारण, उच्चारण मतलब हम कहां से बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सीधे सीधे लैंग्वेज में आपको बताएंगे। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है,
ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसको क्या कहते हैं? तो सीधी बात है, उसको हम दंत व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? दंत व्यंजन कहेंगे। मतलब आपका विकल्प सी यहां पर क्या है? सही आंसर हो जाएगा। त, थ, द, ध, न, ये क्या होते हैं? दंत व्यंजन होते हैं। ये सारी चीजें आप जो है दोस्तों डिटेल में जानेंगे। फिलहाल हम यहां पर जो है आपको जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन बता रहे हैं, और जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको हम यहां पर क्या है दोस्तों सीधे सीधे तौर पर बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 3 आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कोण सा वाक्य शुद्ध है? आता है बघा, आपल्याला या ठिकाणी 4 वाक्य दिलेली आहे आणि फक्त शुद्ध वाक्य कोणता, अशा प्रकारे हा प्रश्न विचारलेला आहे। आपल्याला 4 पर्याय सुद्धा या ठिकाणी दिलेले आहे आणि बरोबर उत्तर काय असणार आहे? तो उसने मुझे पास आने के लिए कहा। मतलब आपका विकल्प 1 जो रहेगा ये क्या होगा दोस्तों? शुद्ध वाक्य होगा, मतलब आपका सही वाक्य होगा। ऑप्शन जो 1 रहेगा वो बिल्कुल यहां पर क्या है? राइट विकल्प होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों देखिए, मतलब बिल्कुल हम यहां पर जो है जिसको क्या कहते हैं हम सीडीपी में कहते हैं, सीटेट में कहते हैं ना हम उसको, हाँ सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं। मतलब सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं दोस्तों। पहली सीढ़ी चढ़ना है, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ना है। पहले सिंपल सिंपल चीजें देखेंगे और बाद में जो डिफिकल्ट चीजें होती है वो देखेंगे। तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफिशियल अख्तर रहमान सर चैनल के अलावा आपने हिंदी के लिए कहीं जाना नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूँ यार, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आता विलोम शब्द म्हणजे काय तर लिहून ठेवा, विलोम शब्द म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द, लक्षात ठेवा। आता या ठिकाणी किती सोपा प्रश्न आहे, म्हणजे यूपी टेट मध्ये हा प्रश्न विचारला गेला होता। हम क्या करते हैं, संपूर्ण भारत में, सिर्फ महाटेट में नहीं, संपूर्ण भारत में टीईटी की जो परीक्षा होती है और हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो रिपीट हो रहे पिछले 10 साल से, उसको उठाकर हम नोट्स बनाते हैं, उसको उठाकर हम क्वेश्चन सेट बनाते हैं और उसी को उठाकर हम क्या करते हैं दोस्तों? वीडियो बनाते हैं। प्रश्न है कि विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द काय आहे ते सांगा। तर ऑप्शन जे 3 असेल म्हणजे संश्लेषण, पर्याय जे 3 दिलेला आहे ते आपला बरोबर उत्तर असणार आहे। ऑप्शन जो 3 दिया गया है वो आपका क्या है दोस्तों? सही आंसर होने वाला है, क्योंकि बहुत दूसरे टेट के मतलब पिछले टाइम कर्नाटक टेट, तमिलनाडु टेट, ये बच्चे भी थोड़ा वीडियो को देखते तो मराठी को थोड़ा सा स्किप करना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5। पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न आपको पर्यायवाची शब्द पूछा गया। पर्यायवाची शब्द मतलब एक तरीके से क्या होते हैं? समानार्थी शब्द होते हैं। ये बात को आपने समझ लेना है। आता या ठिकाणी प्रश्न आहे की अनुपम या शब्दासाठी योग्य समानार्थी शब्द कोणता किंवा योग्य पर्यायवाची शब्द कोणता, अशा प्रकारे आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे। 4 पर्याय दिलेले आहेत, स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव किंवा अद्वितीय। तर हे बघा, अद्वितीय म्हणजे पर्याय जे 4 असेल, ऑप्शन जे 4 दिलेला आहे ते आपला बरोबर उत्तर असणार आहे। आता अद्वितीय म्हणजे काय, आपण थोडं विश्लेषण पाहणार आहोत, स्पष्टीकरण पाहणार आहोत। देखिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ओके, अभी ठीक है। बताया गया है कि अनुपम का सही पर्यायवाची शब्द अद्वितीय है। अनुपम का अर्थ होता है जिसकी कोई उपमा, तुलना दी ना जा सके, मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती उसको हम क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। ओके, यानी जो बेजोड़ या अतुलनीय है ना, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों में अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अनोखा और अतुलनीय शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि अनुपम का अर्थ क्या होता है। अनुपम के समानार्थी शब्द भी करीब करीब 4-5 क्या है दोस्तों आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहे हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ आज क्या है दोस्तों हमने इस वीडियो की शुरुआत की है। फिलहाल कुछ दिन आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के लिए मिलेंगे, उसके बाद आपको क्या है दोस्तों हमारे लाइव लेक्चर भी देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो को लाइक करते रहो यार और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज। प्रश्न क्या पूछा गया है कि चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा हम क्या है दोस्तों लॉजिकली क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे, क्योंकि चांदनी चौक में संज्ञा पूछा था। संज्ञा म्हणजे काय? नॉन, नाम, ज्याला आपण मराठीमध्ये नाम म्हणतो। ओके, रोहित, जशा प्रकारे म्हणजे रोहित विशेष नाम, ओके, मुलगा सामान्य नाम, बरोबर। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा होंगी क्या? नहीं होंगी। भाववाचक संज्ञा होंगी? नहीं होंगी। सीधे सीधे दोनों को आपने कट कर देना है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं। तो चांदनी चौक जो हो जाता है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है, मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा दोस्तों वो यहां पर क्या है? सही आंसर होगा। थोड़ा इसके बारे में हम यहां पर डिटेल देखेंगे दोस्तों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि हमको सरल से कठिन की तरफ जाना है। सोपी सोपी आसान आसान चीज़ें सुने हम लोग, लगातार मुझे फ़ोन आते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा कैसा है ना वीडियो में डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आगरा,
इस शब्द से नगर अर्थात स्थान का बोध हो रहा है। मतलब सीधी सीधी बात है, जो किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे रोहित, सचिन, ये पर्सनली उनके लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप लड़का कहेंगे तो रोहित भी लड़का और सचिन भी लड़का है, तो ये हमारा फिर जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। सातवां प्रश्न क्या पूछा गया, देखिए सातवां प्रश्न पूछा गया है की बुढापा एक प्रकार का अभिशाप है। आता या ठिकाणी बुढापा हे अंडरलाइन केलेले शब्द आहे। ओके, बुढापा एक प्रकार का अभिप्राय है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है। अब देखिए रेखांकित शब्द कौन सा है, तो बुढापा आहे। आता बुढापा यासाठी म्हणजे बुढापा ही कोणती संज्ञा किंवा कोणते नाम, मराठीमध्ये सुद्धा अशाच प्रकारचे प्रश्न असतात। आता या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला 4 पर्याय दिलेले आहे, भाववाचक नाम, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक किंवा समूहवाचक। तर भाववाचक आपला काय असणार आहे, बरोबर उत्तर असणार आहे ऑप्शन जे एक असेल, पर्याय जे एक दिलेला आहे ते आपलं राईट आन्सर असणार आहे। मित्रांनो हे बघा स्पष्टीकरण दिलेलं आहे। आता म्हणजे हे तुम्ही पाहत राहा, क्योंकि जो ये हाईलाइट कर कर आपके सामने येलो कलर में जो आता है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा के लिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट हमने लगाया है दोस्तों पिछले साल। और हिंदी के लिए आप देख लेंगे, पूरा यूट्यूब में सर्च करेंगे दोस्तों, ऐसे क्वालिटी आपको कहीं पर मिलने वाली नहीं है। इस बात को आप समझ लेंगे, खुद भी आपको समझ में आ जाएगा। एज ए टीचर इतना तो हमारे पास नॉलेज होता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है। याद रखोगे किस किस चीज का, उसके गुण, उसकी दशा, उसका दोष, अवस्था आदि का बोध होता है, तब जाकर वो भाववाचक संज्ञा हो जाती है। मराठी में भी ऐसी होता है। जैसे महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, यहां पर आपको उदाहरण भी दिया गया है। तो आपका विकल्प 1 क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन 1 जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है, होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8। 8वां प्रश्न है, अनुमान का विशेषण होगा। अब देखिए अनुमान क्या है दोस्तों, एक संज्ञा शब्द है, मतलब एक नाम है। अब इसका विशेषण क्या होगा, तो सिंपल सी बात है सर, आप कहेंगे कि अनुमानित इसका विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा दोस्तों, सही विकल्प होगा। क्योंकि इसको लेकर भी स्पष्टीकरण यहां पर दिया गया है कि अनुमान भाववाचक संज्ञा है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। ओके, इसका विशेषण रूप है अनुमानित। अनुमान का अर्थ है अंदाज, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान। ओके, मतलब आपका विकल्प 1 जो रहेगा वो क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा। क्योंकि जो जो क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार के हम यहां पर क्वेश्चन तैयार करते हैं दोस्तों, मतलब टॉपिक वाइज। अब यहां पर आपको कारक को लेकर प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न क्या है, घोंसले में चिड़िया है, में कौन सा कारक है। वाक्य क्या है दोस्तों, घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक है। तो चिड़िया कहां पर है, घोंसले में है। यहां पर बात किसकी हो रही है दोस्तों, आश्रय की बात हो रही है। आश्रय की बात हो रही है कहां पर, कहीं पर अपना आश्रय बनाने को लेने कर या आश्रय लेने को लेकर की बात हो रही है। तो जहां पर भी आश्रय की बात होती है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए हम आपको कहेंगे कि उसको अधिकरण कारक आपने समझना है। मतलब आपका विकल्प सी जो है दोस्तों वो सही रहेगा। अपदान कारक में क्या होता है दोस्तों, यहां से कहीं से निकलने की बात, जैसा कि गंगा हिमालय से निकलती है, यह अपदान कारक का उदाहरण, कहीं से निकलना। ओके, पत्थर ऊपर से गिरा, यह अपदान कारक का इस्तेमाल हो जाता है दोस्तों। संप्रदान कारक में आपको क्या है, चीजें ली दी जाती है, एक दूसरे को भेंट वस्तु की जाती है। और संबंध कारक में आपको संबंध दिखाए जाते हैं। ये बारी बारी सारी चीजें क्या है दोस्तों आपको डिटेल में बताई जाएंगी। यहां पर आप अधिकरण कारक के बारे में फिलहाल देख लेंगे कि इसका स्पष्टीकरण हमने यहां पर आपके लिए लेकर आए दोस्तों, कि अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। मैंने बताया ना आश्रय लेने की बात होती है, तो इसका अर्थ ही आश्रय होता है। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह इसका इस प्रकार है, इसकी विभक्ति में और पर, 2 शब्द याद रखेंगे दोस्तों, क्या लिख के रख लेंगे, में और पर होते हैं। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। जैसे घोंसले में चिड़िया है, में अधिकरण कारक है, इसमें में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। क्योंकि यहां पर ऑलरेडी में आ रहा है, घोंसले में उसके बाद आ रहा है, तो आपको पता है कि यहां पर में परसर्ग का उपयोग हुआ है। तो अधिकरण कारक क्या है दोस्तों, हमारा सही विकल्प यहां पर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। 10वां क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्म कारक का चिन्ह क्या है। तो देखिए कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह कौन सा है, तो ने है। तो कर्म का क्या होगा, कर्म को, याद रखेंगे कर्ता ने कर्म को, मतलब को आपका क्या हो गया दोस्तों, यहां पर कर्म कारक का चिन्ह हो गया। मतलब विकल्प बी जो रहेगा आपका, विकल्प सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों।
और एक ज़रूरी बात, अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे, जिससे क्या है महाटेट 2026 महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए आपको हमारे सभी वीडियो जो है दोस्तों बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। करीब करीब 200 से 250 वीडियो आपको क्या है दोस्तों बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी जाकर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे दोस्तों, और यहां से पास हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको पास कर ही दोस्तों छोड़ेंगे 2026 की परीक्षा में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। मोटिवेशन आपको चाहिए और वो सारा का सारा मोटिवेशन हम आपको देंगे और पास कर ही देंगे दोस्तों। यहां पर प्रश्न जो है वो 2025 की परीक्षा में पेपर 2 में पूछा गया था। आप देख रहे हैं महाटेट 2025। प्रश्न क्या है, अलंकार को लेकर प्रश्न पूछा गया था कि मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, यह उदाहरण निम्न में से किस अलंकार का है। तो देखिए, मधुर में मोह आ रहा है, मुस्कान में मोह आ रहा है, मनोहर में मोह आ रहा है, मनुज में मोह आ रहा है दोस्तों। और जब किसी वर्ण की पुनरुक्ति होती है तो जवाब आपने बता दिया कि सर वहां तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो बिल्कुल, कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब अनुप्रास वाला कंसेप्ट आपका आज क्लियर हो गया कि जहां पर किसी वर्ण की पुनरुक्ति हो रही है तो वहां पर कौन सा सर हमारा जवाब हो जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार क्या है सर हमारा, वहां पर बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यह भी प्रश्न 2025 की परीक्षा में पेपर 2 में, पेपर 2 में पूछा गया था, राइट। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को किस उपाधि से जाना जाता है। प्रेमचंद अगर मैं कहूंगा दोस्तों कि हिंदी की जान है। प्रेमचंद, कबीर, तुलसीदास, ये सबके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन ये क्या है दोस्तों, हिंदी की जान है। उपन्यास इनके अगर आप देखेंगे, गोदान, निर्मला, उसके बाद में दोस्तों गबन और मंगलसूत्र, अधूरा उपन्यास हम उसको कहते हैं, तमाम इनके उपन्यास है। तो यहां पर आपको पूछा गया कि अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको, आपने नहीं भी पढ़ा है तो पता होना चाहिए कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो सर वो तो प्रेमचंद को कहा जाता है। तो आपका विकल्प सी यहां पर क्या है, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। प्रश्न क्रमांक 13, मराठी को थोड़ा स्किप करना पड़ता है क्योंकि बाकी स्टेट में भी वीडियो देखते हैं हिंदी के। चलिए आता प्रश्न क्या है, प्रश्न विचारलेला है कि अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। सबसे पहले समझेगी कि प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगता है। प्रत्यय कहां लगता है, शब्द के पीछे लगता है। बात को आप समझेंगे, ठीक है। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। आपको मराठी में भी और हिंदी में भी ये चीज पता होना चाहिए। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। आप देखिए, अध्यापिका, इस शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो ई का है। ई का है मतलब छोटी ई का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि पहला विलांटी पो को लगा है। ये सिंपल तरीका हमारा समझाने का होता है। तो ई का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब अध्याप को यहां पर क्या है दोस्तों, ई का लगा है। तो आपका विकल्प डी जो रहेगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बैक टू बैक उपसर्गों को लेकर भी हमने यहां पर प्रश्न लिया है। चलिए आप देखिए, यहां पर उपसर्गों को लेकर भी हमने क्या है दोस्तों यहां पर क्वेश्चन लिया है आप लोगों के लिए। प्रश्न क्या पूछा गया कि अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए यहां पर अत्याचार की अगर आप बात करेंगे दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा था कि उपसर्ग कहां लगता है। तो सर उपसर्ग तो पहले लगता है। तो यहां पर कौन सा उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। और मूल शब्द कौन सा है, तो मूल शब्द दोस्तों आपका आचार हो जाएगा। आचार हो जाएगा, ठीक है। आचार, आचार, ओके, थोड़ा सा हाथ से लिखना होता है। चलिए आपका तो मूल शब्द क्या हो गया, अति हो गया। तो अति क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग कहां लगता है, तो शब्द के पहले लगता है। आचार को अति उपसर्ग लग गया तो अत्याचार हो गया। मतलब आपका विकल्प सी क्या रहेगा सर, यहां पर सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। देखिए नीचे थोड़ी डिटेल भी दी गई, जल्दी जल्दी देख लेंगे। अत्याचार शब्दों में अति उपसर्ग तथा आचार मूल शब्द होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर 15। अब देखिए जो 15वां प्रश्न है ये कहाँ पूछा गया था, लिखा है स्क्रीन पे 2025 की परीक्षा में पूछा गया था। आप देखेंगे लेवल, क्वेश्चन का लेवल देखेंगे कि मैं आपको बता रहा हूं जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया दोस्तों बिल्कुल हलवा क्वेश्चन थे 2025 की परीक्षा में। और 2025 में भर भर के बच्चे पास हुए। भर भर के बच्चे तो छोड़ो, कार्यरत शिक्षक जो वर्किंग टीचिंग में थे दोस्तों वो लोग पास हुए। 50 साल के, 52 साल के, 55 साल के बड़े बड़े टीचर जो है दोस्तों पिछली परीक्षा में पास हुए। क्योंकि हमसे जो है दोस्तों सभी ने कांटेक्ट किया और हमने हमारे व्हाट्सएप चैनल पे इनके रिजल्ट भी शेयर किए थे। अब देखिए जो विराम चिन्ह है जिसको हम कॉमा कहते हैं इंग्लिश में, पूछ रहा है कि इस विराम चिन्हों को क्या कहते हैं। तो इसको अल्प विराम कहते हैं। ये थोड़ा अर्ध विराम और अल्प विराम कंफ्यूज करता है, क्योंकि पूर्ण विराम तो आपका फुल स्टॉप हो जाता है। उद्गरण चिन्ह तो आपको पता है कि जब भावना उत्पन्न होती है तब होता है। तो अल्प विराम और अर्ध विराम में फर्क होता है। तो आपका अल्प विराम कौन सा, कॉमा। कॉमा इसको लिख देना बिल्कुल। ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प रहेगा दोस्तों। अगले प्रश्न देखने से पहले हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा हमारे नोट्स के बारे में बता देंगे। चलिए देखिए दोस्तों, आप आपकी स्क्रीन
पर देख सकते हैं कि महाटेट हिंदी 2026 पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हमारे जो नोट्स है दोस्तों वो 26 जनवरी को लॉन्च हो चुके हैं। मैं बता रहा हूँ सैकड़ों बच्चों ने इसको अभी तक परचेस कर लिया दोस्तों। अभी तो हमने वीडियो डालना भी शुरू भी नहीं किए। ये नोट्स के साथ आपको हमारे सभी वीडियो जो है वो फ्री में मिलेंगे दोस्तों। लिंक दी जाएंगी, वो लिंक ज्वाइन कर आप हमारे वीडियो बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। 219 रुपये में ये किताब आपको दी जाएंगी दोस्तों। मतलब ये पीडीएफ नोट्स है, सिर्फ 90 पेजेस है, 2 क्वेश्चन पेपर है, साहित्यकार, रचनाकार, गद्यकार, पद्यकार को लेकर टोटली कंटेंट इसमें लिए दोस्तों। टोटली व्याकरण जो महाटेट में आता है। महाटेट कब से शुरू हुआ है? तो 19 जनवरी 2020 से पहली बार महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा में हिंदी लैंग्वेज शुरू हुई दोस्तों। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ये नोट्स आप पढ़ लो, इसको इतना परचेस कर लो, पढ़ लो और पढ़ने के बाद परीक्षा दो, आप पास हो गए। बिल्कुल किसी तरीके का संकोच रखना नहीं है दोस्तों, क्योंकि एकदम मैं आपको बता रहा हूं बेस्ट नोट्स यहां पर आप लोगों के लिए बनाए दोस्तों। इसको पढ़ने के बाद परीक्षा देने का मजा देखना। सर बताने कि एक भी क्वेश्चन जो है इसके बाहर का परीक्षा में पूछा गया कि ये संज्ञा क्या होती है, ये भाववाचक नाम, ये व्यक्तिवाचक नाम, ये जातिवाचक नाम, ये टोटल चीजें आपको समझ में आ जाएंगी दोस्तों। स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर हाई करो। हाई करने के बाद आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करो। पेमेंट करने के बाद आपको तुरंत ये नोट्स जो है दोस्तों दी जाएंगे। जेरॉक्स कर पढ़ो, किसी से शेयर नहीं कर सकते। 219 रुपए मात्र इसका प्राइस है दोस्तों। तो अभी इसको परचेस कर आप पढ़ लेंगे। बेसिक से पढ़ो, मतलब ये 82 वाला और 90 वाला कंसेप्ट खत्म ही करो। 100 पार करना है इस बार महाटेट में क्या करना है तो 100 पार करना है, ये बात आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए जल्दी जल्दी आगे के प्रश्न देखते हैं कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। यूपी टेट में पूछा गया था, यूपी टेट से बड़े प्रश्न लेते हैं ये लोग। ओके, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि या जितेंद्रिय। तो देखिए जो इंद्रियों को जीतता है दोस्तों उसको हम जितेंद्रिय कहते हैं। बहुव्रीहि समास का उदाहरण यहां पर क्या है हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया कि दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए दिग्गज का संधि विच्छेद, जब किसी शब्द को तोड़ दिया जाता है तो उसको विच्छेद कहा जाता है। ये बात भी आपने समझना है दोस्तों। और जब किसी शब्द को जोड़ दिया जाता है तो उसको फिर समास कहते हैं। टूटे शब्दों को जोड़ना मतलब समास, और जुड़े शब्दों को तोड़ना मतलब उसका विच्छेद करना होता है। तो यहां पर दिक्क प्लस गज, मतलब आपका विकल्प एक जो रहेगा वो सही रहेगा। मराठीमध्ये पण असंच आणि हिंदीमध्ये पण असंच आपला या ठिकाणी उत्तर असणार आहे। पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 18। 18वा प्रश्न सुद्धा 2025च्या परीक्षेमध्ये विचारला गेला होता। समास संदर्भातला हा प्रश्न आहे। तुम्ही पाहू शकतात की पेपर 2 मध्ये हा प्रश्न सुद्धा विचारला गेला होता। प्रश्न अशा प्रकारे या ठिकाणी दिलेला आहे की निम्न में देश रक्षा, मतलब देश की रक्षा, इस समासिक शब्द का कौन सा प्रकार है? अब देखिए देश रक्षा में कौन सा समास है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। द्वंद्व समास है? नहीं है, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययभाव समास में क्या होता है? उपसर्ग लगकर कई बार क्या है दोस्तों शब्द बनाए जाते हैं, तो अव्ययभाव समास भी नहीं होगा। द्विगु में क्या आता है? संख्या आती है, संख्या आती है, पता है। तो यहां पर बचता है कौन सा ऑप्शन? तत्पुरुष समास। और जब देश की रक्षा की बात आ रही है तो तत्पुरुष समास क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो रहेगा वो बिल्कुल राइट विकल्प क्या है पर होने वाला है। पुढचा प्रश्न है बीजक किसकी रचना है? हमारे नोट्स में सारी चीजें हमने डाल रखी है। ओके, यहां पर प्रश्न क्या है आपको कि बीजक किसकी रचना है। क्वेश्चन सेट का काम चल रहा है दोस्तों। अगले 4-5 दिन में हमारे प्रश्न संच रेडी हो जाएंगे और आपको जाहिरात दी जाएंगी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार डट जाओ, लड़ जाओ। एक भी बच्चा 50% तक हमको क्या है हिंदी का रिजल्ट इस बार लेकर जाना है। जिन बच्चों ने अपनी पहली भाषा मराठी हिंदी और दूसरी भाषा ली है दोस्तों, 50% रिजल्ट इस बार जो है महाटेट का हमको लगाना है। तो आप लोगों के सपोर्ट की, आप लोगों के सहारे की हमको जरूरत है दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमको इस बार जो है सभी शिक्षकों को बचाना है और 50% कम से कम हमारा महाटेट का रिजल्ट इस बार होना चाहिए। बीजक किसकी रचना है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं सूर, तुलसी, कबीर या जायसी। तो देखिए सिंपल सी बात है कि कबीर जी की ये रचना होने वाली है, मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा वो सही आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 20। 20वां क्वेश्चन क्या है? देखिए 20वां प्रश्न पूछा गया कि सूरदास ने किस भाषा में सुरसागर की रचना की। प्रश्न तो पहला ये बन जाता है कि सुरसागर की रचना किसने की, पहला प्रश्न ये बन जाता है। तो आपको जवाब क्या लगाना है? यहां पर सूरदास लगाना है। अब यहां पर प्रश्न इन्होंने बदल दिया, ये प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछ रहे और पूछ रहे कि सूरदास ने किस भाषा में सुरसागर की रचना की। तो उन्होंने ब्रज भाषा में सुरसागर की रचना की। ये बात आप याद रख लो। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों आपका वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए हमने हिंदी के अपने 20 क्वेश्चन आज के इस पहले वीडियो में पूरे किए दोस्तों। और यहां पर आप देख सकते हैं कॉम्बो पैक है,
मराठी का नोट्स आहे, हिंदी का नोट्स आहे और बाल मानसशास्त्र का नोट्स आहे. तर हे बघा मित्रांनो, मराठी, हिंदी आणि बाल मानसशास्त्र हे कॉम्बो पॅक आपण या ठिकाणी तयार केलेला आहे. फक्त 399 आपण या ठिकाणी प्राईस ठेवलेली आहे. व्हॉट्सअप नंबरसुद्धा दिलेला आहे. व्हॉट्सअपमध्ये हाय करा, स्कॅनर पाठवला जाईल, त्यावर पेमेंट करून तुम्ही हे नोट्स परचेस करून घ्या. म्हणजे बाल मानसशास्त्र आणि अध्यापनशास्त्रामध्ये आपण ते संपूर्ण टॉपिक कव्हर केलेलं आहे. म्हणजे जे 2013 ते 2025च्या परीक्षेमध्ये जे प्रश्न विचारले गेलेले आहे त्या हिशोबाने आपण या नोट्समध्ये टॉपिक ॲड केलेला आहे. म्हणजे जवळपास 90% टॉपिक आपण ॲड केलेले आहे. त्यानंतर तुमची हिंदी नोट्स संदर्भात आपण माहिती यापूर्वी दिलेली आहे. म्हणजे उत्कृष्ट नोट्स आहे, सर्वात बेस्ट आहे. म्हणजे 219 आपण या ठिकाणी प्राईस ठेवलेला आहे. बाकी जे नोट्स आहे त्यांची 199 आहे, परंतु हिंदीचे आपण 219 प्राईस या ठिकाणी ठेवलेला आहे. त्यामध्ये तुम्हाला साहित्यकार, रचनाकार, टोटली व्याकरण आणि 2 प्रश्नपत्रिका म्हणजे मागच्या वर्षाची 2 प्रश्नपत्रिका सुद्धा या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. आणि त्यानंतर तुमची मराठीची नोट्स पण हिंदीसारखीच आहे मित्रांनो. म्हणजे टोटली आपण सिलेबस कव्हर केलेला आहे आणि मराठी आपल्यासाठी सोपी भाषाच असते, तुम्हाला माहीत आहे. तर हे कॉम्बो पॅक परचेस करण्यासाठी तुम्हाला फक्त 399 रुपये या ठिकाणी पेड करावे लागेल मित्रांनो. आणि जर तुम्ही वेगवेगळे हे परचेस केले तर 618 रुपये टोटल काहीतरी म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी परचेस म्हणजे पैसे द्यावे लागेल. परंतु तुम्हाला या ठिकाणी म्हणजे जवळपास 219 रुपये ऑफ म्हणजे 220 रुपये ऑफ केलेले आहे. तर 399 मध्ये तुम्ही हे नोट्स परचेस करू शकतात. व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, आताच या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही हे परचेस करू शकतात. और दोस्तों इतना पढ़ लो, ये हिंदी मराठी आपके 50 मार्क फिक्स हो गए. हिंदी मराठी आपके 50 फिक्स हो गए, 20 आपके मिल जाएंगे दोस्तों. आपको सीडीपी में 70 मार्क आपके 90 में से यहाँ पर ही पूरे हो गए. कैटेगरी वाले बच्चे 82 में पास होते हैं और जो ओपन कैटेगरी में 90 में पास होते हैं. तो 70 तो आपके ये 60 में से हो गए. बाकी आपने 60 मार्क्स का संभाल लेना है. बचे हुए जो 60 मार्क्स है तो हो जाएंगे आराम से. तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर क्या है दोस्तों, इसको आप परचेस कर लेंगे. रेगुलर वीडियो देखते रहो. सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर क्या है दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे. मैं खुद पढ़ाऊंगा दोस्तों और आपको पास कर इस बार क्या है हम छोड़ने वाले हैं. फिलहाल वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ.